ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम प्रस्तुत वीडियो में जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित निबंध यथार्थवाद और छायावाद के प्रमुख जो गद्यांश है उनकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में अध्ययनरत जो छात्राएं तृतीय वर्ष में जिन्होंने ऐच्छिक विषय हिंदी लिया है, कृपया वो छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से इसका अवलोकन करें, इसको देखें, सुनें। इसमें यथार्थवाद और छायावाद जो निबंध है, जिसके लेखक या निबंधकार जयशंकर प्रसाद है, इसमें व्याख्या की दृष्टि से या यूँ कहे कि परीक्षा की दृष्टि से जो चुनिंदा प्रमुख महत्वपूर्ण अंश या प्रमुख गद्यांश है उनकी सप्रसंग व्याख्याएं की जा रही है। तो कृपया करके इस वीडियो का गौर से अवलोकन करें। और मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और हम जिस कंटेंट की विषय वस्तु की चर्चा कर रहे हैं ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। तो पहले हम जिस गद्यांश की हम चर्चा कर रहे हैं वो गद्यांश चौथा है। पहले पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। वेदना से प्रेरित होकर जनसाधन के अभाव और उनकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचने का प्रयत्न यथार्थवादी साहित्य करता है। इस दशा में प्राय सिद्धांत बन जाता है कि हमारे दुख और कष्टों के कारण प्रचलित नियम और प्राचीन सामाजिक रूढ़ियां हैं। फिर तो अपराधों के मनोवैज्ञानिक विवेचन के द्वारा यह भी सिद्ध करने का प्रयत्न होता है कि वे सब समाज के कृत्रिम पाप हैं। अपराधियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न कर सामाजिक परिवर्तन के सुधार का आरंभ साहित्य में होने लगता है। इस प्रेरणा में आत्मनिरीक्षण और शुद्धि का प्रयत्न होने पर भी व्यक्ति के पीड़न, कष्ट और अपराधों से समाज को परिचित कराने का प्रयत्न भी होता है। और यह सब व्यक्ति वैचित्र्य से प्रभावित होकर पल्लवित होता है। स्त्रियों के संबंध में नारीत्व की दृष्टि ही प्रमुख होकर मातृत्व से उत्पन्न हुए सब संबंधों को तुच्छ कर देती है। वर्तमान युग की ऐसी प्रवृत्ति है। अब हम इस गद्यांश को व्याख्या के जो 4 प्रमुख सोपान होते हैं, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य, इसके आधार पर इसकी हम समीक्षा करते हैं, इसकी सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित निबंध यथार्थवाद और छायावाद से अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत निबंध में जयशंकर प्रसाद जी ने यथार्थवादी साहित्य की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। पहले उन्होंने यथार्थवादी साहित्य की विवेचना करते हुए कहा है कि वेदना से प्रेरित होकर
जनसाधन के अभाव और उनकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचने का प्रयास यथार्थवादी साहित्य करता है। अर्थात वह वेदना और अभावों के कारणों, वह उनकी वास्तविकता की छानबीन करता है। तो ये इसका प्रसंग है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने या निबंधकार ने यथार्थवादी साहित्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वह वेदना और अभावों के कारणों वह उनकी वास्तविकता की छानबीन करता है। यथार्थवादी साहित्य है जो वास्तविक स्थिति है उसको वो क्लियर करता है। इस प्रयत्न की दशा में प्राय सिद्धांत बन जाता है कि हमारे दुखों और कष्टों का कारण प्रचलित नियमों की कठोरता, अव्यावहारिकता तथा प्राचीन सामाजिक रूढ़ियों की अप्रासंगिकता या अनुचित है। और दरअसल में सही भी है। जो रूढ़ियाँ रीतियाँ हैं जो जर्जर हो चुकी है, जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, उनको त्याग देना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो रूढ़ियाँ रीतियाँ अच्छी है, जो परंपराएं अच्छी है, समाज के विकास में वो सहयोग कर सकती है, उन रस्मों को, उन परंपराओं को, उन रीतियों को ज़रूर उनका क्या है, नवीन समाज के निर्माण के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि निंदनीय या अपराध कहे जाने वाले कर्मों में इन प्रचलित नियमों व प्राचीन रूढ़ियों का ही विरोध नजर आता है। आस यह है कि प्रचलित नियमों व प्राचीन रूढ़ियों को तोड़कर या उन्हें अमान्य ठहराकर जो कर्म किए जाते हैं वे ही अपराध होते हैं। अब देखिए, लेखक प्रस्तुत गद्यांश में इस और आगाह हमें कर रहा है कि नियमों को तोड़ करके, रूढ़ियों को तोड़ करके और नई चीज़ों को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, यानी पाश्चात्य जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसके पीछे हम भाग रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हालांकि हम प्राचीन परंपराएं, रूढ़ियाँ, रीतियाँ हैं, रस्में, उनको छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति है वो भी क्या है, हमें एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं करवा सकती। उसमें क्या है, फूहड़पंता है, अश्लीलता है, उसमें कोई नियम कानून नहीं है, कायदा नहीं है। तो हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन पहले हमको देखना चाहिए उसका सही ढंग से कि ये हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। तो अपराध इसलिए होते हैं, अपराध जब क्या है, हम पाशविकता या कहें कि अश्लीलता हम परोसेंगे तो समाज उससे प्रदूषित हो जाएगा, वातावरण गंदा हो जाएगा और अपराधों का जो ग्राफ है वो बढ़ जाएगा। इसके पश्चात अपराधों का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया जाता है और उस विवेचन में यह सिद्ध करने का प्रयास रहता है कि वे सब अपराध समाज के कृत्रिम पाप हैं। जब निंदनीय कर्मों व अपराधों को समाज के कृत्रिम पाप सिद्ध कर दिए जाते हैं, तब उन अपराधों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता है और अपराधियों के प्रति सहानुभूति जागृत करने के प्रयत्न से सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक सुधार का आरंभ साहित्य में होने लगता है। साहित्य क्या है, इनका रिफॉर्म करता है, इनमें सुधार करता है। इस प्रेरणा से साहित्य में आत्मनिरीक्षण व शुद्धि के प्रयत्न होते हैं, यानी समाज को परिष्कृत करने का कार्य साहित्य करता है। समाज को सुव्यवस्थित करता है, संस्कारित करता है और साथ ही व्यक्ति की पीड़ा, कष्ट, अभाव, अपराधों से समाज को परिचित कराने के प्रयत्न भी होते हैं। ये समस्त प्रयत्न व्यक्ति वैचित्र्य से
प्रभावित होकर पल्लवित और विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार वर्तमान युग की यह प्रवृत्ति है कि वे सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक सुधार के उद्देश्य व व्यक्ति के निंदनीय कर्मों व अपराधों से समाज को परिचित कराता है कि कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य हमें नहीं करना चाहिए, और व्यक्ति की पीड़ा, वेदना व अभावों का सकारण ज्ञान भी समाज को कराता है। सामाजिक परिवर्तन की दिशा में वे आत्मनिरीक्षण करता है और सामाजिक सुधार की दिशा में वह शुद्धि का प्रयत्न करता है। इस प्रकार आत्मनिरीक्षण व शुद्धि का प्रयत्न प्रारंभ हो जाता है। तो प्रस्तुत या उक्त गद्यांश में लेखक ने यथार्थवाद को स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया है और सामाजिक सुधार की ओर यथार्थवादी जो साहित्यकार है वो समाज में एक रिफॉर्म करना चाहता है, एक सुधार, सामाजिक सुधार और व्यक्ति के जो कष्ट है, पीड़ा है, अभाव है, उनको दूर करने का कार्य। कहने का तात्पर्य समाज को साहित्य परिष्कृत करता है, उसका परिष्कार करता है, प्राचीन रूढ़ियाँ हैं, रीतियाँ हैं, उनमें सुधार करके और उनको अपनाने के लिए ये साहित्य प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। और उक्त पद्यांश की भाषा सरल शुद्ध भाषा है, विवेचनात्मक शैली है और उक्त गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सशक्त है। अब हम अगला जो गद्यांश है उसको हम पढ़ते हैं। वस्तुतः यथार्थवाद का मूल भाव है वेदना। जब सामूहिक चेतना छिन्न भिन्न होकर पीड़ित होने लगती है तब वेदना की विवृत्ति आवश्यक हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि साहित्यकार को आदर्शवादी होना ही चाहिए और सिद्धांत से ही आदर्शवादी धार्मिक प्रवचनकर्ता बन जाता है। वह समाज को कैसा होना चाहिए यही आदेश करता है और यथार्थवादी सिद्धांत से ही इतिहासकार से अधिक कुछ नहीं ठहरता, क्योंकि यथार्थवाद इतिहास की संपत्ति है। यथार्थवाद इतिहास की संपत्ति है। वह विचित्र करता है, वह चित्रित करता है कि समाज कैसा है या था, किंतु साहित्यकार न तो इतिहास करता है न ही धर्मशास्त्र प्रेरणाता। इन दोनों के कर्तव्य स्वतंत्र हैं। साहित्य इन दोनों की कमी को पूरा करने का काम करता है। शायद समय की वास्तविक स्थिति क्या है इसको दिखाते हुए भी उसमें आदर्शवाद का सामंजस्य स्थिर करता है। अब हम इस गद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं, इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित छायावाद के प्रमुख कवि, लेखक या निबंधकार जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित या रचित या लिखित निबंध यथार्थवाद और छायावाद शीर्षक निबंध से उद्धृत है या अवतरित है या लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक या निबंधकार जयशंकर प्रसाद यहाँ पर एक और तो निबंधकार ने यथार्थवाद की मूल भाव वेदना को स्पष्ट किया है, तो दूसरी ओर आदर्शवाद और यथार्थवाद के मध्य
संबंध व अंतर को भली प्रकार से स्पष्ट किया गया है। अब हम इस गद्यांश का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में निबंधकार कहता है कि यथार्थवाद का मूल भाव है, इसका जो मूल मंतव्य है वो है वेदना, या दूसरे शब्दों में यथार्थवाद लघु मानव से संबंधित है, जो कि मानव महत्ता के स्थान पर लघु मानव को प्रतिष्ठित करता है, उसको तवज्जो देता है। लघु मानव को यानी निम्न जो व्यक्ति है उसको वो बराबर का दर्जा देता है, उसको तवज्जो देता है, उसको प्राथमिकता देता है। जो लघु मानव के दैन्य, उसकी दीनता, पीड़ा, व्यवस्था, वेदना और दुखों पर दृष्टिपात करता है, जो मानव मन की गहराइयों तक जाकर, अंदर हृदय में जाकर उसमें छिपी पीड़ा को स्वयं अनुभव करता है और उस लघु मानव की बेचैनी और व्याकुलता को साहित्य में स्थान देता है। सामूहिक चेतना सब समाज के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि वह सामाजिक मूल्यों व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। किंतु जब कभी सामूहिक चेतना छिन्न भिन्न होने लगती है अथवा जब समाज के लोग मूल्यहीनता के स्तर पर उतर आते हैं, मूल्यों का ह्रास होने लगता है, मूल्य गिर जाते हैं, आपस में जो भाईचारा है, मानवीय मूल्य क्या है, किसी के प्रति दया दृष्टि रखनी चाहिए, दया है, धर्म है और हमारा जो कर्तव्य है, ये सब मानवीय मूल्य हैं। तो लोग मूल्यहीनता के स्तर पर उतर आते हैं, तब यह आवश्यक हो जाता है कि उनकी विवृत्ति कर दी जाए, अर्थात मूल्यहीनता के स्तर को रोका जाए कि किस प्रकार से मूल्यों में जो ह्रास हो रहा है, गिरावट आ रही है, उनको किस तरह से इनको दूर किया जाए और इस गिरावट को रोका जाए। इसके लिए प्रतिमान बनाए जाते हैं, मानदंड या कुछ नियम या कुछ कायदे बनाए जाते हैं और फिर से समाज व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि एक साहित्यकार को आदर्शवादी होना चाहिए। यदि साहित्यकार सिद्धांत से ही आदर्शवादी बन जाए तो वह यथार्थ से कट जाएगा और समाज का यथार्थ परक चित्रण नहीं कर सकेगा, वह तो एक धार्मिक प्रवचनकर्ता बनकर रह जाएगा। ऐसा साहित्यकार यह तो कह सकता है कि समाज को कैसा होना चाहिए, किंतु वह यह चित्रण नहीं कर सकता है कि समाज कैसा है और कैसा था। दूसरे शब्दों में वह समाज का यथार्थ परक चित्रण न करके मात्र कल्पना जीवी बन जाएगा। ऐसा करके वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा। इसलिए क्या है, यथार्थवादी साहित्यकार ऐसा नहीं करता है, उसको पूर्ण रूप से आदर्शवादी भी नहीं होना चाहिए। यानी यथार्थ आदर्श उन्मुख यथार्थवादी होना चाहिए साहित्यकार को। जबकि यथार्थवादी को देखा जाए तो वह एक इतिहासकार से अधिक और कुछ नहीं होता, क्योंकि वह तो भूत को देखता है और वर्तमान को देखकर उसकी समीक्षा करता है, तब उसे साहित्य में स्पष्ट करता है। इसका कारण यही है कि यथार्थवाद इतिहास की संपत्ति है, क्योंकि इसका जन्म इतिहास की कोख से ही हुआ है और यह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही सामाजिक घटनाओं को देखता है, वह उनका चित्रण करता है। यथार्थवादी स्पष्ट करता है कि समाज विगत में कैसा था और वर्तमान में वह कैसा है, किंतु एक साहित्यकार न तो इतिहासकर्ता होता है और न ही धर्म शास्त्र प्रणेता, अपितु वह तो समाज का यथार्थ परक चित्रण करता है। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है उसको देखते हैं।
प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने आदर्शवाद और यथार्थवाद को स्पष्ट करते हुए एक साहित्यकार के कर्तव्य को स्पष्ट किया है। और प्रस्तुत अवतरण में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। छायावादी शैली का प्रयोग भी स्पष्ट देखा जा सकता है। भाषा में सपाट बयानी का गुण विद्वान है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला जो गद्यांश है उसको पढ़ते हैं। प्रकृति विश्व आत्मा की छाया या प्रतिबिंब है। प्रकृति विश्व आत्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले जाकर छायावाद की सृष्टि होती है। यह सिद्धांत भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्वानुभूति का प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्य धारा में होने लगा है, किंतु प्रकृति से संबद्ध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता है। अब हम इस गद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित या लिखित निबंध यथार्थवाद और छायावाद शीर्षक से अवतरित है, उद्धृत है या लिया गया है। अब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में प्रसाद जी की ये मान्यता है कि छायावाद प्राचीन संस्कृत साहित्य में अपना स्थान बना चुका है और हिंदी में भी सभी तरह के नए नए प्रयोग आरंभ होने पर कुछ लोगों के विरोध के बावजूद भी छायावाद की अभिव्यक्ति शैली को स्वीकार करना पड़ा। कुछ लोगों ने छायावाद में अस्पष्टता का रंग देखा कि छायावाद स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। प्रसाद जी ने यह तो माना कि छायावाद में कुछ कवि अनुभूति अभिव्यक्ति में पूर्ण सामंजस्य न बिठा पाने के कारण अस्पष्टता को जन्म दे रहे हैं, किंतु सिद्धांत रूप में ऐसा मानना उचित नहीं है। जो लोग सैद्धांतिक रूप से यह मानते हैं कि छायावाद में अस्पष्टता है, उसमें वास्तविक जीवन के स्पर्श का अभाव और वर्णन विषय का छायाभास है, वे गलत ढंग से सोचते हैं। उनका सोचने का नज़रिया गलत है। साथ ही प्रसाद जी ने छायावाद और रहस्य का अंतर और संबंध बताते हुए कहा है कि रहस्यवाद भी छायावाद नहीं है। जो लोग छायावाद पर गलत आरोप लगाते हैं, उनका सिद्धांत है कि संपूर्ण प्रकृति विश्व आत्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में लेकर छायावाद की सृष्टि होती है। उनका यह आरोप गलत है कि यह सिद्धांत ही भ्रामक है, छायावादी सिद्धांत। इसमें इतनी बात तो सत्य है कि प्रकृति विश्व आत्मा की छाया या प्रतिबिंब है, परंतु केवल इतना मानकर प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में लेकर छायावाद की सृष्टि होने की बात कहना अनुचित और गलत है। क्योंकि छायावाद में यद्यपि प्रकृति का आलम्बन ग्रहण करने में स्वानुभूति का प्रकृति से तादात्म्य इस नवीन धारा में होने लगा है, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काव्य में प्रकृति का अनेक प्रकार से चित्रण उपलब्ध होता है, जैसे आलंबन, उद्दीपन, आलंकारिक
उपदेशात्मक आदि जो हमारे हिंदी साहित्य में वीरगाथा काल से लेकर अब तक देखा जा सकता है। परंतु छायावादी धारा नवीन धारा थी। इसमें लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, उपचार वक्रता तथा ध्वन्यात्मकता थी जो अन्य प्रकार के प्रकृति चित्रणों में नहीं होती है। फिर भी उनमें प्रकृति का आलम्बन अवश्य ग्रहण किया जाता है और फिर प्रकृति और मानव का चिरकालीन घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति की क्रोड़ में ही सुख पाता है। इसीलिए तो पंत कवि ने बहुत सुंदर चित्रण किया है कि छोड़ द्रमों की मृत छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तो कहने का तात्पर्य छायावादी कवि को तो प्रकृति की क्रोड़ में, उसके आगोश में, उसके सानिध्य में उसे सुख या चैन या विश्राम मिलता है, आराम मिलता है। अतः आरंभ से ही प्रकृति को काव्य में आलम्बन रूप में ग्रहण किया जाता रहा है, परंतु केवल प्रकृति का आलम्बन रूप में ग्रहण करना ही छायावाद के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसमें तो कवि की चेतना की व्यवस्था वेदना को चैतन्य के साथ चिरबंधन में बांध देती है। तब आत्मस्पर्श की अनुभूति सूक्ष्म अंतर्भाव को व्यक्त करने में समर्थ होती है। अतः वेदना का चैतन्य के साथ चिरबंधन आत्मस्पर्श की अनुभूति और सूक्ष्म अंतर्भावों की अभिव्यक्ति जैसी छायावाद में होती है, वैसी अन्य प्रकार के प्रकृति चित्रणों में नहीं होती है। अतः प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता है। प्रकृति निरूपण के अतिरिक्त छायावादी काव्य में और भी अनेक विशेषताएं होती हैं। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका सामाजिक या साहित्यिक विवेचन, विश्लेषण या फिर कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने छायावाद के संबंध में प्रचलित भ्रामक मान्यताओं का निराकरण परिष्कृत भाषा और विवेचनात्मक शैली में किया गया है। और उक्त गद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम इस निबंध का अंतिम जो प्रमुख गद्यांश है उसको पढ़ते हैं, फिर इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह अंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाया कांतिमयी होती है। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर विवेचन विश्लेषण करते हैं या इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित या लिखित निबंध यथार्थवाद और छायावाद शीर्षक निबंध से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने या निबंधकार ने या जयशंकर प्रसाद जी ने छायावाद की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डाला है या उनका उल्लेख मात्र किया है और उसके सौंदर्य के कारण को भी स्पष्ट किया है। तो ये इसका प्रसंग है। अब हम प्रस्तुत
गद्यांश का भावार्थ स्पष्ट करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कहा है कि कुछ लोग जो छायावाद को प्रकृति निरूपण मानते हैं कि केवल प्रकृति का ही निरूपण किया है इसमें और कुछ नहीं है छायावाद में, उनको उत्तर देते हुए प्रसाद जी कहते हैं कि छायावाद अनेक विचारों, धारणाओं और अभिव्यक्ति की नई शैली से संबंधित है। भारतीय दृष्टि से छायावाद अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों की ही भंगिमा पर अधिक निर्भर करता है, अर्थात कवि का अनुभूति से पूर्ण तादात्म्य नहीं हुआ या अभिव्यक्ति विसंकलित हो गई हो, शब्दों का चुनाव ठीक न हुआ हो या हृदय से उसका स्पर्श न होकर मस्तिष्क से ही मेल हो गया हो, तो प्रसाद जी ने ऐसी अनुभूति व अभिव्यक्ति को सिद्धांत रूप से छायावाद का ठीक रूप स्वीकार नहीं किया है। उसके लिए तो उन्होंने अंतरस्पर्शी अनुभूति और अभिव्यक्ति की विशिष्ट भंगिमा को ही आवश्यक माना है। अभिव्यक्ति की भंगिमा को स्पष्ट करते हुए उन्होंने भाषागत लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता, सौंदर्य बोध से प्रेरित प्रतीकों, उपमानों तथा उपचार वक्रता अर्थात शब्द प्रयोग व अर्थ प्रकटीकरण की वक्रता आदि विशेषताओं को छायावादी कविता के शिल्प सौंदर्य को व्यंजित करने वाली बताया है। स्वानुभूति की ऐसी भंगिमापूर्ण अभिव्यक्ति ही छायावाद है। जैसे मोती का पानी अपनी आंतरिक चमक के कारण चमकता है, वैसे ही छायावादी कविताएं अपने आंतरिक भाव सौंदर्य के कारण अभिव्यक्ति का नया रंग पाकर चमक उठती है। मोती की बाहरी चमक के भीतर जो पारदर्शिता है वही अभिव्यक्ति की स्पष्टता के रूप में छायावादी कविताओं में दिखलाई देती है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने छायावाद की विशेषताओं की ओर संकेत किया है। यह छायावाद की जो प्रमुख विशेषता हैं उन पर दृष्टिपात किया है और साथ में प्रस्तुत गद्यांश में समाज शैली व तत्सम शब्दावली और खड़ी बोली हिंदी का भरपूर प्रयोग किया गया है और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। धन्यवाद। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम भारतीय साहित्य की एकता आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का जो निबंध है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।